एमपीपीएससी की इंटरव्यू तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत दूरस्थ क्षेत्रों से होते हैं जो कि इंदौर के अभ्यर्थियों के संपर्क में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि इंदौर में चूँकि लोक सेवा आयोग है और एमपीपीएससी प्रिपरेशन का ये गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स को वो काफ़ी ज़्यादा होती है, अवेयरनेस भी ज़्यादा होती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख कर के जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या मध्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में, वो इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि व्यक्तिगत विवरण पत्र में कैसे उसको भरना होता है और इंटरव्यू के दौरान उस व्यक्तिगत विवरण पत्रक से उनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी बातों को आज हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। व्यक्तिगत विवरण पत्र जैसा कि नाम ही है कि आपका उसमें पर्सनल डिटेल्स है। पर्सनल डिटेल्स में आपका जैसे सबसे पहले एक संक्षिप्त जीवन परिचय होता है, एक बायोडाटा होता है। बायोडाटा में आपका नाम होता है, आपका बर्थ प्लेस होता है, आपके पिता का नाम होता है और इसके अलावा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ये सब एक मैं मानता हूँ कि बायोडाटा के अंतर्गत आते हैं। इसमें आप अपनी कैटेगरी को भी शामिल कर सकते हैं। इसका एक दूसरा कंपोनेंट होता है आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जिसमें आपके जो हाई स्कूल से लेकर के आपने जो अभी तक शिक्षा अर्जित की है उसका एक पूरा डिटेल्स होता है, तो वो भी आपको इसमें तैयार करना रहता है। इसके अलावा इसका एक तीसरा जो घटक होता है वो होता है आपका जॉब, यानी आप अगर कहीं पे पब्लिक सर्वेंट हैं या प्राइवेट आप सर्विस में हैं या आप जो है संविदा आधारित कोई जॉब कर रहे हैं, तो उसका उसमें एक विवरण आपसे मांगा जाता है जो आपको भरना रहता है। ये इसका एक तीसरा विषय होता है जिस पर आपका इंटरव्यू जो होता है काफ़ी कंसंट्रेट होता है और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो अभिरुचियां हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि आपको जो व्यक्तिगत विवरण पत्र होता है एक शॉर्ट लिस्टेड होता है जो 1 पेज का होता है ना, जिसमें करीब 10 प्रविष्टियाँ होती हैं, 1 से लेके 10 तक आपको उसमें भरना होता है, जिसमें आप जो है जो चीज़ आपके लिए उपयुक्त है या जहां पर आपने उसके लिए एलिजिबल है तो आप भर सकते हैं। दूसरा एक व्यक्तिगत विवरण पत्र होता है जो डिटेल्ड में होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपका जो पर्सनल डिटेल फॉर्म है तो वो देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये लोक सेवा आयोग की साइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है और इसमें जो सारी चीज़ें जो लिखी गई हैं हर एक चीज़ पर आपको ध्यान देना है, तब आपका व्यक्तिगत विवरण पत्र तैयार कहलाएगा। आवेदक का जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक है इसकी 6 प्रतियां आपको तैयार करनी होती है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है और वो प्रतियां आपको आयोग में सबमिट करनी रहती हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं या आपको अपनी तैयारी का जो तरीका है वो कैसे आपको रखना है। तो सबसे पहले आता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, है ना। तो आप सभी जानते हैं कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये एक भर्ती संबंधी एजेंसी है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले तो एमपीपीएससी के बारे में ही आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि आप इसको इंडियन पॉलिटी में मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था में आप इसको पढ़ते ही हैं। साथ में इसको अगर अपन तोड़ तोड़ करके देखें अलग, तो उस दृष्टिकोण से भी आप इसको तैयार कीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश, अब उनका ध्यान हो सकता है इस तरफ चला जाए कि बताइए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है, या मध्य प्रदेश की कोई ऐसी बात बताइए जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हों। मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो और भी आपसे जो करंट अफेयर्स में कुछ चीज़ें चल रही हैं वो भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ मैं कैंडिडेट को ये कहूँगा कि आप इस फॉर्म में
एक एक अक्षर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में जो लोग बैठते हैं वो किसी भी जगह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप जानते हैं इंटरव्यू का अपना कोई सिलेबस नहीं होता है। तो जो पिछला एक्सपीरियंस है इंटरव्यू का, उसी के आधार पर हम आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब आता है लोक सेवा। अब आपसे पूछा जाए कि लोक सेवा को आप डिफाइन कीजिए, है ना। इसी से रिलेटेड आपसे वो लोक सेवा गारंटी प्रदाय अधिनियम भी पूछ सकते हैं। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि आयोग किस प्रकार की संस्था होती है, आयोग और समिति में क्या अंतर होता है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो वर्तमान संरचना है उसके बारे में भी आपको तैयारी करना चाहिए। तो आप mpsc.nic.gov की साइट पर जाएंगे तो वहाँ होम पेज को ज़रूर आपको विज़िट कर लेना चाहिए एक बार। वहाँ पे आप देखिएगा कि जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर हैं उनका एक संक्षिप्त वहाँ पे परिचय दिया गया है। तो उस परिचय को आप अच्छी तरह से देख लें, सर्च कर लें, है ना। और उनके बारे में आप एक राय बना लें या एक अपनी तैयारी का एक तरीका विकसित कर लें कि उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें। सबसे पहले तो आप ये जानें कि उनका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो क्या है। तो उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है हिंदी साहित्य से, और दूसरी बात ये है कि वो रतलाम में प्रोफेसर रहे हैं और महू में उनका जन्म स्थान है ना। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर इसके आसपास के क्षेत्र के हैं, मान लीजिए आप इंदौर के आसपास के क्षेत्र के हैं, तो वहाँ पे आपका अवेयरनेस थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए। या कोई कैंडिडेट रतलाम से आता है तो रतलाम की जो शिक्षण संस्थाएं हैं या रतलाम के बारे में जो जानकारी है, ख़ास तौर से जो स्थानीय जानकारी है, वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आपको थोड़ा सा जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर हैं उनकी आपको इंटरेस्ट ऑफ एरिया उनका क्या रहा है वो भी आपको जानना है। तो वो नर्मदा मैया के बहुत बड़े भक्त हैं, तो आपको नर्मदा नदी से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो सब आपको याद होना चाहिए। मान लेते हैं कि नर्मदा नदी किनारे के जो जितने भी ज़िले हैं, या नर्मदा नदी 16 ज़िलों से गुजरती है और आप उसमें से किसी एक ज़िले से आते हैं, तो आपसे उस ज़िले पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नर्मदा नदी से रिलेटेड। कुछ जनरल क्वेश्चन भी आपसे हो सकते हैं नर्मदा नदी पर, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी परिक्रमा कहाँ से शुरू होती है, कितने किलोमीटर की इसमें दूरी होती है, ये नर्मदा परिक्रमा कब करना उपयुक्त होता है, नर्मदा परिक्रमा से जुड़े हुए कुछ राजनेताओं के नाम बताइए, नर्मदा नदी पर जो हमारे प्रसिद्ध लेखक हैं उनके बारे में आप क्या जानते हैं, उनकी पुस्तकों के नाम बताइए। आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि नर्मदा अष्टक आपने पढ़ा है क्या, और नर्मदा अष्टक भी आपसे वो पूछ सकते हैं। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि नर्मदा अष्टक लिखा किसने है। इस तरह का आपको अपना एक अप्रोच डेवलप करना होगा, आपको एक तरीका डेवलप करना होगा, तब आप इंटरव्यू में अच्छा कर पाएंगे। इसके अलावा भी आपको जानना है कि चूँकि वो हिंदी साहित्य के बैकग्राउंड से आते हैं तो आपसे और भी कई प्रकार के क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। चूँकि साहित्य विषय रहा है उनका, तो हिंदी में जो सामान्य प्रश्न आपसे बनते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा कि आपका नाम है प्रीतम या कुछ भी XYZ, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये नाम किसी भगवान का भी है क्या, या प्रीतम का संधि विच्छेद क्या है, या प्रीतम शब्द का नाम क्या है, प्रीतम शब्द का अर्थ क्या है, या प्रीतम शब्द के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। इसी तरह से किसी का नाम मान लीजिए मनीष है, या कोई हमारी गर्ल कैंडिडेट हैं उनका कोई नाम है सावित्री है। तो जो मैंने एक तरीका भी आपको बताया है कि आपके नाम से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें अर्थ भी पूछा जा सकता है, समास भी पूछा जा सकता है, संधि विच्छेद भी पूछा जा सकता है, उससे मिलते जुलते जो आपके पौराणिक पात्र हैं या कोई इष्ट देव हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या जो वर्तमान में ख्याति प्राप्त ऐसे लोग हैं वो सब आपसे पूछ सकते हैं। तो इन बारीकियों को जब आप समझेंगे तब आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो इंटरव्यू होता है वो आपके
सिलेबस के बियॉन्ड होता है ना। यानी सिलेबस के बाहर जा कर के आपकी जो अवेयरनेस है उसका टेस्ट होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसको इसलिए पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं, है ना। ये आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, सिर्फ इसमें नॉलेज नहीं है, नॉलेज उसका एक पार्ट जरूर है ना। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं ताकि आप आयोग के जो माननीय हमारे अध्यक्ष हैं उनके बारे में अभी मैंने बताया है। इसके अलावा 3 और सदस्य हैं, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिएगा कि उनका इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है। जैसे माननीय कोष्ठी सर हैं ऑनरेबल, तो उनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है ना, पीएचडी का। अब मान लीजिएगा कि आपका ग्रेजुएशन का विषय जो है पीएचडी रहा है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी से किया है, सॉरी इकोनॉमिक्स से किया है, या आपने इकोनॉमिक्स से जेआरएफ क्लियर किया है, नेट सेट जो भी है, या आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कहीं पे गेस्ट फैकल्टी हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए कि इकोनॉमिक्स से वो आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, है ना। खास तौर से इकोनॉमिक्स में जो वर्तमान में अभी जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में जो भी चीज़ें उभर कर के सामने आ रही हैं वो सब आपको अच्छी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। इकोनॉमिक्स तो आपसे पूछा ही जा सकता है। अब मान लीजिए किसी का विषय कॉमर्स है, कॉमर्स भी कहीं ना कहीं आपका इकोनॉमिक्स का ही एक कहना चाहिए उससे मिलते जुलते कुछ टॉपिक उसमें भी होते हैं। इसी प्रकार से आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट होता है, या कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का है तो इकोनॉमिक्स वहाँ भी कहीं ना कहीं उससे इंटरडिसिप्लिनरी ये सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स से कुछ कुछ बातें उसमें मिलती जुलती हैं, तो ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर आप उमरिया ज़िले या उसके आसपास हैं तो सर चूँकि वहीं से बिलोंग करते हैं तो वहाँ की आपको स्थानीय जानकारी है वो पर्याप्त होना चाहिए। और उसके लिए आप अच्छा तरीका ये होता है कि अगर आपको इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट मिल जाता है कहीं से, तो कोष्ठी सर के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो एक आइडिया हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस वो इस तरह के क्वेश्चंस एक प्रकार से पूछते हैं। तो एक मनोविज्ञान समझ में आ जाता है आपको, और उसके हिसाब से आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है क्योंकि आप तैयार करके जाते हैं। और जब आप तैयार करके जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, यही सब तो व्यक्तित्व है। अब हम बात करते हैं कृष्णकांत शर्मा जी के बारे में। ऑनरेबल जो के शर्मा जी हैं उनका बैकग्राउंड मैथ्स का है ना। ग्वालियर से वो आते हैं, प्रोफेसर हैं, और उनका जो बैकग्राउंड मैथ्स का है, अगर आपका विषय मैथ्स रहा है, ग्रेजुएशन में रहा है या पोस्ट ग्रेजुएशन में रहा है, या आपने मैथ्स का जो विषय आपका इंटरमीडिएट तक भी रहा है, तो हो सकता है कुछ वो हल्के फुल्के क्वेश्चन वहाँ से आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको मैथ्स के बारे में भी अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए अगर वो सब्जेक्ट आपका है तो। और मैथ्स से रिलेटेड जो सामान्य चीज़ें होती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, एमपीपीएससी में भी मैथ्स पूछा जाता है, तो उतनी जानकारी आपके लिए होनी चाहिए। और ग्वालियर के आसपास के जो अभ्यर्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं या ग्वालियर के हैं, तो उनकी लोकल अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, ताकि अगर वो क्वेश्चन वहाँ से आते हैं तो आपसे आसानी से बन जाएं। आप बहुत अधिक जो है एआई पर डिपेंड मत होइए, गूगल पर डिपेंड मत होइए। आप स्थानीय जो आपके यहाँ के बुजुर्ग व्यक्ति हैं या विद्वान व्यक्ति हैं, उनसे आप चर्चा करेंगे, अपने बूढ़े पुराने लोगों से, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है। अब हम जो अभी हमारी नवीन नई जो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्य आई हैं, ऑनरेबल लता रघुवंशी जी, तो उनका अभी थोड़ा सा रुझान हमको कम समझ में आ रहा है, पर आज से फूड सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू शुरू हो रहा है, तो उनके बारे में भी इसी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त करनी चाहिए। तो ये तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो संरचना है उसमें जो ऑनरेबल मेंबर और चेयरमैन हैं उनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। ये बताना बहुत ज़रूरी भी है ताकि आप अवेयर हो जाएं। अब देखिए यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या किन किन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए।
ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है आवेदन क्रमांक, है ना। तो आवेदन क्रमांक जनरली पूछा नहीं जाता है आपसे, पर अगर आपको याद है तो अच्छा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए एक फ़ोटो आपका पासपोर्ट साइज़ का आपको लगाना होता है। कई बार अभ्यर्थी क्या करते हैं, बहुत पुराना फ़ोटो लगा देते हैं, और जब वो वहाँ पे आयोग में जाते हैं तो वो मैच नहीं करता है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो असहजता तो इससे आती है, इसलिए आप नवीनतम फ़ोटो लगाइए, है ना। और इसमें आप कोई कंजूसी मत कीजिए, ओके। फ़ोटो थोड़ा सा फॉर्मल लुक वाला होना चाहिए आपका, है ना। उसमें आप थोड़ा सा एक अधिकारी का जो एक तरीका होता है वो आपके उसमें दिखना चाहिए, ओके। फिर पंजीयन क्रमांक आता है, जनरली इसको पूछा नहीं जाता है, पर रोल नंबर आपका पूछा जाता है कि आप बताइए आपका रोल नंबर क्या है। तो रोल नंबर बताने का एक तरीका होता है ना, कि आपने अपना रोल नंबर जैसे बताया 100748 ऐसा कुछ आपने बताया। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो इंटरव्यू की शुरुआत हो रही है वो रोल नंबर पूछने से ही हो रही है ना। आपने भी जानकारी इकट्ठी की होगी तो आपको भी आइडिया होगा इसका, है ना। अब रोल नंबर में मान लीजिए आपके बाद के जो डिजिट हैं, मान लीजिए 108 ख़त्म होता है तो वो पूछ सकते हैं 108 सर्विस क्या है। या आपका डिजिट लास्ट का है 3 डिजिट 370 पे खर मान लीजिए आपके वहाँ पे 370 आता है, तो आपसे वो पूछ सकते हैं कि बताओ अनुच्छेद 370 क्यों चर्चा में है। फिर आपसे वो जम्मू कश्मीर और तमाम सारे विषयों पे बातचीत कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके अनुक्रमांक में लास्ट में 1947 जुड़ा हुआ है, तो आप इसको इतिहास से जोड़ के वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1947 में जो आज़ादी हमको मिली है वो। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सतर्क रहना है। 2047 आ जाए तो वो पूछ सकते हैं विकसित मध्य प्रदेश या विकसित भारत। तो ये संक्षेप में मैं थोड़ा सा आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आप तैयारी में इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखें। अब आता है कि साक्षात्कार का डेट तो आपको भरना नहीं रहता है, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। परीक्षा का नाम जो है तो उसमें आपका पदनाम उल्लिखित होता है, तो उस पदनाम से संबंधित जो मंत्रालय हैं या विभाग हैं या नोडल एजेंसीज हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का हायरार्की है, पदानुक्रम है ऊपर से नीचे की तरफ, वो आप देख लीजिएगा। फिर हर एक आपने देखा होगा मंत्रालय या विभाग होता है उसका अपना एक चरित्र होता है ना। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट का एक चरित्र है, या आपका जो भी विभाग है उसका अपना एक चरित्र होता है। तो स्वाभाविक है कि उससे रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो पद का नाम हो गया, विभाग का नाम मैंने एक साथ आपको बता दिया है, और जो विभाग है उसका वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, उसके कौन मंत्री हैं वर्तमान में, केंद्र में, राज्य में, दोनों आपको आना चाहिए। और इससे बहुत ज़्यादा डीप आपको पूछेंगे नहीं, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपके मंत्रालय ने या विभाग ने कोई नई योजना शुरू की है या कोई नया इनिशिएटिव लिया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर पता है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपका इम्प्रेशन कम तो होता है। देखिए आवेदक का नाम यहाँ पे हिंदी और अंग्रेज़ी में आपको लिखना रहता है। तो यहाँ पे जो आपका नाम होता है मैंने आपको पहले ही बताया, उससे जुड़ी हुई आप बातों को समझ लें। अपने नाम का अर्थ क्या है, उसकी पर्यायवाची क्या है, संधि विच्छेद क्या है, अगर उसमें कोई समास आता है तो वो क्या है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। कई बार उपनाम ऐसे होते हैं जो बड़े अटपटे होते हैं, उस पर भी आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस हो सकते हैं। कई लोगों के नाम जैसे होते हैं वो अंग्रेजी जैसे होते हैं, जैसे अब मान लीजिए किसी का नाम है डॉली, है ना, या किसी का नाम थोड़ा सा बंटी है, ऐसे अटपटे नाम भी होते हैं, बबलू है, या मान लीजिए किसी का नाम लव शर्मा है। तो इस प्रकार के जो नाम होते हैं जो कि अन्य भाषाओं में हैं, उन नामों को भी आपको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। कई अभ्यर्थियों के नाम जो है पौराणिक पात्रों से मिलते जुलते रहते हैं, तो उनके बारे में तो और भी ज़्यादा उनको जानकारी एकत्रित करना चाहिए, बाकायदा उसको लिखित रूप में लिख लेना चाहिए और उस पर 2-4 बार चर्चा भी कर लेनी चाहिए।
इसके बावजूद भी कोई समस्या अगर आपको रहती है तो आप मेरे से भी पूछ सकते हैं। अंग्रेजी में आप जो नाम लिखते हैं तो वो आप कैपिटल लेटर में लिखें ताकि पढ़ने में आए तो अच्छा रहेगा, है ना। स्पेलिंग में मिस्टेक ना करें। पिता का नाम है या पति का नाम है तो यहाँ पर कई बार अभ्यर्थी ये रहते हैं कि इसमें श्री लगाएं कि नहीं लगाएं। तो देखिए यहाँ पे दो बातें आती हैं, एक होता है श्री और एक होता है श्रीमान। मान लेते हैं अगर आप पिता का नाम लिख रहे हैं तो उसमें श्री लिखें। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि श्री का मतलब क्या होता है, श्री क्यों लिखना अनिवार्य है या क्यों लिखा जाता है परंपरा से, और यदि किसी के पति का नाम का वो उल्लेख करती हैं तो उसमें वो श्रीमान लिखें, है ना। ज़्यादातर आप देखेंगे कि परंपरा से जो पति देव होते हैं उनके नाम के आगे श्रीमान ही लिखा जाता है ना। जन्म दिनांक आपका आता है हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार आपको लिखना है सावधानी से, ठीक है ना। और आपका यहाँ पे जो जन्म दिनांक आता है जिसमें आपका डेट भी है, माह भी है, वर्ष भी है, शब्दों में भी लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि जो शब्दों में जब हमने को लिखना होता है, मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1989, अब 89 कैसे लिखा जाएगा या 69 कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने देखा है अभ्यर्थियों के डेप्थ में बहुत सारी मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। तो साथियों यहाँ पे आप एक एक प्रविष्टि में ये ध्यान रखें, सतर्कता से भरें, कोई त्रुटि ना हो, है ना। तो सावधानी रखना। अब आते हैं कि अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें कोई महत्वपूर्ण वर्ष, अब मान लीजिए आपका जन्म हुआ 1999 में, तो वो आपसे कारगिल वार के बारे में पूछ सकते हैं, विजय दिवस के बारे में पूछ सकते हैं, उससे जुड़े हुए जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। बात समझ में आपको आ रही है। किसी का डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 91 पे आता है तो वो एलपीजी से आपसे उससे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है ना आपको। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले वर्ष को तैयार करना है, फिर आता है माह। माह में ज़्यादा कुछ कठिन क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। जनरली अगर किसी माह को सेलिब्रेट किया जा रहा है या उसमें कोई पखवाड़ा चल रहा है तो वो आपको याद रखना है। पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन, है ना। तो वो आपको याद रखना। दिनांक बड़ा महत्वपूर्ण होता है ना। अब जैसे मान लीजिए किसी का दिनांक है 6 दिसंबर, तो बड़ा विवादास्पद है इसमें, है ना। तो आपको मालूम होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। या किसी का 2 दिसंबर है या किसी का 3 दिसंबर है तो उसे भोपाल गैस त्रासदी से जोड़ करके उसको पढ़ना चाहिए। आप समझ रहे होंगे बहुत सारे विश्व दिवस होते हैं। उन विश्व दिवस में अगर आपका वो दिन आता है, दिवस आता है, तो उस दिवस को, चाहे वो विश्व दिवस हो चाहे वो राष्ट्रीय दिवस हो, तो वो सब आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। क्लियर हो गया होगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 1 जनवरी 2000 को जब भी वो आपकी आयु की गणना मांगते हैं तो वो आपको यहाँ लिखना है। इस कॉलम से जनरली कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी पूछे जाते हैं जब आपकी आयु उनको ज़्यादा लगती है या बहुत कम लगती है ना। तो उनकी एक उत्सुकता रहती है आपके बारे में जानने की कि भाई आप अभी तक क्या करते रहे या आपने पिछले वर्षों में क्या किया हुआ है। अगर आप अर्ली एज में सेलेक्ट होते हैं तो वो आपसे के जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपने तैयारी कैसे की है वो उससे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए यहाँ पे जन्म स्थान, शहर, तहसील, जिला, राज्य, ये 4 यहाँ पे आपके शब्द हैं। इन चारों शब्दों को अच्छी तरह से समझना है। अब होता क्या है, जन्म स्थान में जनरली मान लीजिए किसी का जन्म स्थान है शेवड़ा। अब तो सबसे पहले उनके दिमाग में ये आता है कि शेवड़ा को शेवड़ा क्यों कहती हैं। अब मान लीजिए किसी गांव का नाम है बांदरोन, तो वो पूछेंगे बांदरोन को बांदरोन क्यों कहती है। तो जनरली हमने देखा है कि अगर कोई गांव है, मजरा है, टोला है या कोई उनका विकास खंड है या उनकी कोई तहसील प्लेस है, सागर की तहसीलों के जो नाम हैं वो बड़े रोचक हैं, तो उस पर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर ऐसे कोई नाम हैं आपके जन्म स्थान के तो उनके बारे में आप अवेयर रहें। फिर आता है तहसील।
तहसील प्लेस के बारे में वो पूछ सकते हैं, और आपसे अगर आपका तहसील है तो साइबर तहसील से भी पूछ सकते हैं। आपके तहसील प्लेस के बारे में भी वो पूछ सकते हैं। तहसील में जो वहाँ पर वर्तमान अधिकारी हैं, अगर वो कोई चर्चा में हैं या कोई घटना आपकी तहसील में घटित हुई है तो वो सब आपको अपडेट करना है। शहर हो सकता है आपका, कोई शहर नगर पालिका भी हो सकता है, नगर पंचायत भी हो सकता है, नगर निगम भी हो सकता है। तो आपको जो स्थानीय हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय सुशासन की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण हो शहरी हो, उनके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन आपको याद जरूर कर लेनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है जिला। अब जिले में सबसे पहले वो पूछते हैं कि जिला आपका कब गठित हुआ, फिर आपके ज़िले से लगे हुए ज़िले कौन से हैं, आपके ज़िले से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है या कौन सा रेल मार्ग गुजरता है, वो किस जोन में आता है। ओके। आपके ज़िले में का ओडीओपी क्या है, ओडीओपी तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इस प्रकार से आपको अपने ज़िले का एक जो पूरा इतिहास है, उसका जो भूगोल है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो राजव्यवस्था है, या वहाँ के चर्चित व्यक्ति हैं, स्थान हैं, करेंट अफेयर्स से जोड़ करके भी अपने ज़िले को पढ़िएगा तो आपका ज़िला बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मैंने सभी 55 ज़िलों का एक पीडीएफ बनाया हुआ है, और वो हमारे जो कोर्स है उसमें सारे आपको पीडीएफ, आप जिस ज़िले के हैं उस ज़िले के आप पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो उसमें हमने लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस ज़िले से पूछे गए हैं उन सभी को लेकर के, और जो आगे पूछे जा सकते हैं उनको लेकर के ये पीडीएफ हमने इस प्रकार की तैयार की है। तो 55 के 55 ज़िले उसमें आ जाते हैं। जो नए ज़िले भी गठित हुए हैं उन पर भी हमने काम किया हुआ है। तो ये ज़िले के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया क्या क्या पढ़ना है। राज्य में जैसे मध्य प्रदेश आता है, तो देखिए क्या होता है, हमने जनरली देखा है मध्य प्रदेश के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन तो है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। जैसे किसी से पूछा जाए कि बताइए मध्य प्रदेश की 5 खास बातें क्या हैं, या आपको अपने प्रदेश का किसी दूसरे प्रदेश के व्यक्ति को परिचय देना होगा, तो आप उसका परिचय कैसे देंगे, उसमें क्या क्या आप बताएंगे। तो अपने प्रदेश के बारे में भी थोड़ा सा आपको अवेयर होना चाहिए, है ना। तो इसके 4-5 आप हेड्स बना सकते हैं, जैसे कि उसकी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं आप, उसकी पर्यावरण संरक्षण जैव विविधता के बारे में कुछ आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से उसका जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में भी बता सकते हैं, उसका भूगोल आप बता सकते हैं। तो अगर आप ऐसे 6-7 हेड्स बना लेंगे तो आपको बता पाना थोड़ा सा आसान रहेगा। यदि आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी है तो कितने वर्षों से वो निवास कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, इस कॉलम को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ये एसआईआर से जोड़कर भी आपसे पूछ सकते हैं। ओके। तो पिछले वर्षों में आप कहाँ कहाँ रहे हैं, क्या है वो पूरा डिटेल्स। तो हम यहाँ पे अभ्यर्थियों से ये कहना चाहेंगे कि एसआईआर की जो उनकी अपनी डिटेल्स है वो बढ़िया से पढ़ लें। आप देखिए अगला जो 14वीं प्रविष्टि आती है उसमें लिखा है, क्या आवेदक मध्य प्रदेश के घोषित आरक्षित श्रेणी के सदस्य हैं, यदि हाँ तो अपने वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अंकित करें तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित प्रपत्र में जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, है ना। तो अब यहाँ पे वो जाति प्रमाण पत्र के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन बनाता है, किसको ये राइट है, जातियाँ कितनी हैं, उनकी क्या परिभाषाएं हैं, कौन जाति को एससी और एसटी में शामिल करता है। तो ये तमाम जो पहलू हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, और इसी प्रकार की जो संस्थाएं इनके विकास के लिए हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, वो भी आपको देखना चाहिए। क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का डेफिनेशन अक्सर पूछा जाता है। अभी हमारी सरकार जो नॉन क्रीमी लेयर की परिभाषा है उसको रीडिफाइन करना चाहती है, वो भी आपको पढ़ना चाहिए। अब मान लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस हैं तो उनको जो 10% रिजर्वेशन दिया गया वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत दिया गया, और ईडब्ल्यूएस का जो क्राइटेरिया है वो क्या क्या है, वो सब आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो जाएं।
ठीक है। जारी प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको जो जाति प्रमाण पत्र दिया जाता है उसको रिन्यू कितनी बार करना पड़ता है, कब कब करना पड़ता है, इस प्रकार से, है ना। और उसकी जो आपकी प्रति है वो तो लगाना ही है, और सक्षम अधिकारी द्वारा वो सर्टिफाइड है या नहीं ये भी आपको बताना है। अब आता है वर्तमान डाक का पता जो आप लिखते हैं यहाँ पे एक एक अक्षर को आपको ध्यान से देखना है। अब मान लीजिएगा किसी ने लिखा कि स्वामी विवेकानंद कॉलोनी इंदौर, है ना, या कुछ भी मान लीजिए आपने लिखा छतरपुर, तो अब यहाँ पे आपसे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। या किसी ने लिखा कि 125 मेन विष्णुपुरी, तो मेन विष्णुपुरी तो विष्णु भगवान के बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसे थोड़ा सा एसोसिएट करना है चीज़ों को। तो उसमें जो कुछ भी आप अपने पते में लिखते हैं उस पते के सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से होना चाहिए। पिन नंबर भी आपको अपना याद होना चाहिए, और पिन कोड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जितने डिजिट आते हैं वो डिजिट भी आपको अवेयर होना चाहिए उससे, है ना। तो ये सारी बातें, राज्य और ज़िले की मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूँ। अगर आप किसी अदर स्टेट से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, तो आप उसके बारे में भी अवेयर रहिएगा, है ना, कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अगर मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ से है तो छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा अभी एंटी नक्सलिज्म जो ऑपरेशन है वो चल रहा है काफ़ी सक्रियता से, और इसमें हमारी सरकार को काफ़ी सफलता भी मिली है। तो वो भी आपको वहाँ पे देखना है। स्थायी पता में फिर वही बातें हैं, रिपीटेटेड है। मूल निवास स्थान आपको अपना लिखना है, मूल निवास स्थान, तो उसमें आप अपना जिला लिखते हैं और साथ में तहसील गांव भी आप उल्लेख करते हैं। आवेदक का आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का होता है, इसमें 4 जो है कॉलम होते हैं। तो इसमें पूछ सकते हैं कि पहले का क्या मतलब है, दूसरे का क्या मतलब है, तीसरे का क्या मतलब है। फिर वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये 12 डिजिट का ही क्यों होता है ना, ये 14 डिजिट का क्यों नहीं होता है, ये 16 डिजिट का क्यों नहीं होता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, हर एक चीज़ का एक साइंटिफिक कारण होता है। 12 डिजिट इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है, मान लेते हैं एक अप्रॉक्स 1.5 अरब की लगभग है, तो ये जो 1.5 अरब आबादी है ना, उसका जो आधार कार्ड अलॉट किया जाता है वो आगे भी हमें बदलना ना पड़े आबादी बढ़ने के साथ साथ, इसलिए 12 डिजिट में रखा जाता है। आप इसमें जो मैथ्स वाले अभ्यर्थी हैं उनसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो एनसीआर का फार्मूला होता है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इन सब बातों को आपको याद रखना है। आवेदक का मोबाइल दूरभाष नंबर, ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। आपसे सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि आप अपना ईमेल आईडी बताइए। अगर आपने ईमेल आईडी ही नहीं बनाया है तो आपको ये माना जाएगा कि आप वर्तमान जो मॉडर्न दुनिया है उससे आप कटे हुए हैं। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, है ना। दूरभाष नंबर आपका जिसे मोबाइल कहते हैं, है ना, तो वो यहाँ पे आपको भरना है। 2 यहाँ पे आप मोबाइल नंबर आप दे सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछते हैं, जनरली पूछते नहीं हैं यहाँ पे, फिर भी अगर कोई पूछ लेता है तो आपको याद होना चाहिए। अपना ही मोबाइल नंबर लिखें, किसी और का ना लिखें, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं, 2 बातें लिखी हुई, शैक्षणिक एवं अन्य, है ना। तो अदर्स और शैक्षणिक विवरण, प्रमाण पत्रों, अंक सूचियों की प्रमाणित प्रतियां आपको संलग्न करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट्स में अपने डॉक्यूमेंट लगाते हैं, दस्तावेज लगाते हैं, दस्तावेजीकरण करते हैं, उसमें ध्यान रखना है कि आप हायर एजुकेशन से फिर आप लोअर एजुकेशन की तरफ आपको सर्टिफिकेट लगाने चाहिए, ठीक है। तो एक क्रम भी आपको ध्यान में रखना है, क्या है। तो देखिए, परीक्षा का स्तर, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष, दिनांक, श्रेणी, प्राप्तांक प्रतिशत, परीक्षा के विषय, शैक्षणिक संस्था का नाम और अभियुक्ति संलग्नक क्रमांक, ये आपको सब लगाना है। तो आपसे हाई स्कूल से पूछा जाता है ना।
अब हाई स्कूल में देखिए आपका यहाँ पे वर्ष है, दिनांक है, जहाँ से आपने पढ़ाई की है वो आपको लिखना है। अब यहाँ पे 2-3 बातें आप याद कर लीजिएगा कि अगर आप किसी उत्कृष्ट विश्वविद्यालय से पढ़े हैं तो उसकी योजना क्या है, उसका क्या मोटिव है, आपको पता होना चाहिए। कोई जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा है तो उसके बारे में पता होना चाहिए, या कोई अभ्यर्थी एकलव्य स्कूल से पढ़ा हुआ है, क्लब मॉडल स्कूल से, तो उसको वो पता होना चाहिए। साथ में उसकी योजना के बारे में सारी जानकारी उसको अच्छी तरह से रहना चाहिए। अगर कोई अभ्यर्थी सरस्वती स्कूल से पढ़ा हुआ है और उसमें कुछ ऐसे पौराणिक नाम हैं या भगवान के नाम हैं तो उनके बारे में उन्हें पर्याप्त अवेयरनेस इकट्ठी करनी चाहिए। ठीक है, और कहीं पे आपको कोई दिक्कत आती है तो मैं तो हूँ ही, है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी जो है, वर्ष दिनांक, अगर यहाँ पे आपका कंसिस्टेंट नहीं है, एजुकेशन गैप आ जाता है तो उसका जस्टिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। ओके, अब मान लेते हैं कि कोई एमपी बोर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ है, तो ये बोर्ड के बारे में भी वो आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अनिवार्य शैक्षणिक जो अर्हताएं हैं, आपके ग्रेजुएशन के जो विषय हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के विषय हैं, तो मैंने पहले ही बताया है कि जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर हैं या मेंबर हैं, उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ख़ासतौर से उन्होंने चूँकि टीचिंग की है और एज ए प्रोफेसर वो रहे हैं, तो उनका ज्ञान कहीं ना कहीं उस विषय में बहुत गहरा होता है। इसलिए आपको अपने उन विषयों को, जैसे कि गणित है, हिंदी साहित्य है, अर्थशास्त्र है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताओं में यूजी पीजी के जो विषय हैं और जिस विश्वविद्यालय से आप पढ़े हुए हैं उस विश्वविद्यालय के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कम से कम उस विश्वविद्यालय के होम पेज को तो आप अच्छे से पढ़ लें, उसका आदर्श वाक्य क्या है, उसका विज़न मिशन क्या है, वहाँ से कुछ प्रसिद्ध शख्सियत अगर निकलते हैं तो उनके बारे में भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अनवांछित अर्हताएं जो हैं वो भी आपको यहाँ पे अगर आपने उल्लिखित की हैं, जैसे यूजीसी नेट आप क्वालिफाई हैं या आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो वो सब यहाँ पे आपको उल्लिखित करना है ना, और तो उसके बारे में भी आपको बढ़िया से तैयारी करना चाहिए। ओके, विज्ञापन अनुसार वांछित अनुभव यदि मांगा गया है तो उसका विवरण अंकित करें। मान लीजिए आप किसी सेवा में रहे हैं तो उस सेवा के बारे में लिखा है ना, शासकीय, अर्धशासकीय, अन्य है, तो उसका यहाँ पे ब्यौरा रहेगा। तो संबंधित आपका जो जॉब है, जिस विभाग से संबंधित है, जिस मंत्रालय से संबंधित है, उसका जो कार्य अनुभव आपका रहा है, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल, है ना, कि आप उस जॉब का अनुभव, कार्य अनुभव का यहाँ कैसे उपयोग करेंगी, है ना। जैसे कोई एक्स आर्मी मैन है या कोई मान लेते हैं कि इंस्पेक्टर रैंक पे है और फिर वो यहाँ पे आना चाहते हैं, तो उसका जस्टिफिकेशन भी उनके पास होना चाहिए। ओके, तो सेवारत जो व्यक्ति हैं उनके लिए यहाँ पे वेतनमान है, कुल वेतनमान है, ये सब यहाँ पे जो एंट्रीज़ हैं वो सब उनको बढ़िया से तैयार करना है। यदि आप अन्य किसी संस्थान विभाग में किसी पद पर शासन की सेवा को छोड़कर सेवारत हैं तो उसका विवरण भी यहाँ पे देना है और उसका जस्टिफिकेशन भी आपको यहाँ पे उल्लिखित करना है। अब आते हैं भारत के नागरिक हैं, हाँ नहीं, तो वो लिखना है। तो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, पर भारतीय नागरिकता के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, क्या आप विवाहित हैं तो उसका उल्लेख यहाँ पे करना है। यदि हाँ तो क्या आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, पति हैं, तो ये थोड़े से आपके विषय हैं जो आपको याद रखना। दिव्यांग श्रेणी है तो वो, अब जैसे मान लेते हैं कोई दिव्यांग व्यक्ति है तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो भी आपके कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो सब उनको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। दिव्यांगता में ख़ास तौर से परिभाषा बहुत पूछी जाती है। आप कल देखा होगा आपने कि दिव्यांगता के गलत सलत सर्टिफिकेट लगा कर के भी लोग सेवा मतलब नौकरी ले रहे हैं, तो वो एक विवादित विषय है, तो उसको भी आपको देखना है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपने जिस सेवा में अपनी सेवाएं दी हैं
एक्स आर्मी मैन के लिए कॉलम है, तो उसका उन्हें पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। खास तौर से सैन्य क्षेत्र में भारत क्या कर रहा है, विश्व में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज हो रहा है, डीआरडीओ की क्या उपलब्धियां हैं, या जो हमारे महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी हैं उनके बारे में भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने एनसीसी में भाग लिया है तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के बारे में आपको पर्याप्त यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। अगर आपको किसी न्यायालय ने अभियोजित किया है, मतलब आपको आरोपी बनाया है, अगर आप उससे बरी हो गए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बहुत अधिक कॉन्शियस नहीं होना है। अगर जांच लंबित है तो आपको उसकी जो जांच प्रक्रिया में क्या स्थिति है वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। यानी जो वर्तमान हमारे 3 कानून हैं उसमें तमाम जो सेक्शन हैं वो अगर आपके उससे जुड़ते हैं जांच प्रक्रिया से, तो वो भी आपको संघ अथवा राज्य लोक सेवा आयोग किसी परीक्षा चयन से वंचित किया गया हो तो उसका विवरण, जनरली ऐसा होता नहीं है, यदि है तो उसके बारे में पढ़ना है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत साक्षात्कार में आप सम्मिलित किए गए हैं तो उसका उल्लेख यहाँ पे करना है, इससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है। आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियाँ, प्रकाशन आदि के संबंध में देना चाहें तो संक्षेप में यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, है ना, कि यहाँ पे वो क्या लिखें क्या ना लिखें। तो उन अभ्यर्थियों के लिए मेरी ये सलाह है कि आप अपने जो अच्छे अनुभवी या सीनियर आपके साथी हैं उनसे एक बार आप चर्चा ज़रूर कर लें, और यदि आपके जो भी आपको गाइड कर रहे हैं उनसे एक बार चर्चा कर लें तो अच्छा रहेगा, है ना। हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट आते हैं इंटरव्यू के लिए, जनरली हम उनसे चेक कराते हैं, या जो अभ्यर्थी हमारे यहाँ सिलेक्ट हो चुके हैं वो अभ्यर्थियों से हम इसको क्रॉस चेक कराते हैं, क्योंकि इसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी नहीं है। तो साथियों, ये जो डिटेल्स आपका फॉर्म था उसका हमने आज आपसे चर्चा की है। एक शॉर्ट लिस्टेड जो है आपका व्यक्तिगत विवरण पत्र भी है जिसमें 10 प्रविष्टियां हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। थैंक यू।